Hello dear student, this is Renu and welcome back to Sant Kabir Vidyapeeth of official YouTube channel Maghar Sant Kabir Nagar. Yes बच्चों, I am ready for this session. You are very excited, I know. जिसमें आज हम देखेंगे मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश को और ये हमारा जो सेशन चल रहा है वो है 2025-26 जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक आज का क्या है बच्चों। तो हम देखेंगे कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो एक राइटर हैं जिनका नाम है चार्ल्स लैम्ब, है ना, और जिन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मोस्ट फेमस एस्से लिखा है। जो एस्से बिलोंग करता है यानी कि जो एस्से लिया गया है वो इलिया से लिया गया है। और किस यूनिट की बात हो रही है बच्चों? तो बात हो रही है यूनिट 5। यूनिट 5 में हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं कि जैसा आपको पता है कि इसमें जो है दो राइटर हैं, जैसे एक चार्ल्स लैम्ब हो गए और दूसरे आपके आएंगे, उसको अगले सेशन में हम पढ़ेंगे। तो एक एक राइटर का ऐसे एक एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें चार्ल्स लैम्ब का तो इसमें हम 2 ऐसे को कंप्लीट करेंगे। और थोड़ी सी हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस जो लेक्चर है बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? ओलिवर गोल्ड स्मिथ, है ना, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने अपने एक मोस्ट पॉपुलर एस्से में ये बताया कि उसमें द मैन इन ब्लैक, उन एस्से का नाम क्या था बच्चों? द मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक एक ऐसा पर्सन होता है जो देखने में एक कोकोनट की तरह होता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा नरम होता है और बाहर से क्या है, बाहरी दुनिया उसकी बहुत ज़्यादा कठोर होती है। जब उसको कोई पर्सन देखता था तो लगता था कि बहुत ही ये खड़ूस इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर का था, बहुत ही अच्छा था। खैर, इस लेक्चर को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर को जाके जरूर देखेंगे। बहुत ही अच्छा एस्से था जिसको लिखा था ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। ओके, आज का जो सेशन रहने वाला है बच्चों वो है चार्ल्स लैम्ब का लिखा हुआ एक एस्से, लेकिन हम उस एस्से को बाद में देखेंगे। और थोड़ी सी बात हम इसमें आपसे और कहना चाहेंगे कि ये आपका 2025 का सेकेंड लास्ट मंथ चल रहा है और इसके बाद आप देखेंगे कि दिसंबर आएगा। दिसंबर के बाद आपका न्यू ईयर आएगा, है ना। और उसी न्यू ईयर के बारे में चार्ल्स लैम्ब ने बताया है किस तरह से कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। क्या आपकी थिंकिंग चार्ल्स लैम्ब के न्यू ईयर ईवे से मिलता है कि नहीं मिलता है, उसको भी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। तो हम इस क्लास में देरी नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आप इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे। तो पहले हम चार्ल्स लैम्ब के बायोग्राफी को देखते हैं, फिर हम इनके लिखे हुए एस्से को देखेंगे। ओके, तो चार्ल्स लैम्ब का नाम लिए हम तो आपको ऐसा मन में आ रहा होगा कि बाय गॉड काश देख भी लेते। तो बिल्कुल देख लीजिए, चार्ल्स लैम्ब को आप देखेंगे भी। ये हैं आपके चार्ल्स लैम्ब जिन्होंने लिखा है एक एस्से को जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि फेमस एस्से था, जिसका नाम था, यहाँ पे देखिए पटाखे वगैरह फूट रहे हैं ना। और क्या सेलिब्रेट हो रहा है बच्चों? तो सेलिब्रेट हो रहा है न्यू ईयर इवे, है ना बच्चों। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? न्यू ईयर इवे। ओके, न्यू ईयर इवे। अब हम चार्ल्स लैम्ब के इंट्रो की बात अगर करें, आपका इंट्रो करवाएं इनसे, तो देखेंगे कि चार्ल्स लैम्ब का इंट्रोडक्शन जब आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे? चार्ल्स लैम्ब वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेट एंड द रोमांटिक राइटर, यानी कि चार्ल्स लैम्ब जी जो हैं वो इंग्लैंड के सबसे महान निबंधकारों और रोमांटिक लेखकों में से एक थे। वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि चार्ल्स लैम्ब वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेट एंड रोमांटिक राइटर। ओके, यानी कि चार्ल्स लैम्ब क्या हैं? इंग्लैंड के सबसे महान निबंधकार हैं और रोमांटिक लेखक हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एसे अंडर द पेन नेम इलिया। उन्हें इलिया नाम से लिखे गए निबंधों के लिए जाना जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है बच्चों कि जो चार्ल्स लैम्ब जी हैं उनको इलिया के नाम से क्यों जाना जाता है, इलिया नाम के निबंध से क्यों जाना जाता है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इनकी अर्ली लाइफ जो थी वो कैसी थी। अर्ली लाइफ के बारे में देखें, अर्ली लाइफ देखेंगे बच्चों तो चार्ल्स लैम्ब वाज बोर्न ऑन 10 फरवरी 1775 इन लंदन। चार्ल्स लैम्ब का जन्म जो हुआ था वो 10 फरवरी 1775 को लंदन में हुआ था। कौन सी
स्पेस थी, लंदन थी बच्चों। अगर इनके हम फादर की बात करें तो फादर को देखेंगे, हिज फादर वॉज अ क्लर्क एंड वर्कड फॉर ए लॉयर। इट मीन्स दैट उनके पिता एक क्लर्क थे और एक क्लर्क होते हुए क्या करते थे, किसके घर में काम करते थे आखिर, एक वकील के यहाँ, एक लॉयर के यहाँ वर्क करते थे। लैम स्टडीड एट क्रिस्टो हॉस्पिटल स्कूल वेयर ही मेट द फेमस पोएट सैमुअल टेलर कॉलराइज। सैमुअल टेलर को हम एस.टी. टेलर कॉलराइज भी कह सकते हैं या एस.टी. कॉलराइज भी कहते हैं। देखो, हर मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होती है। हमें लगता है हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ, आपको भी लगता है कि हमारे घर परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में वो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन नहीं। यहाँ इस राइटर से, इस एस्से से, इस बायोग्राफी से आपको सीखने को मिलेगा कि हमारे आपके जीवन में ही कठिनाई नहीं है। जो फॉरेन के राइटर हैं, जो विदेशी राइटर हैं, उनके भी जीवन में बहुत कठिनाइयाँ था। कुछ राइटर ऐसे थे कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब वो डिग्री लेने जाते हैं तो डिग्री अधूरी छूट जाती है, किसी कारणवश किसी के पास पैसा नहीं रहता है और किसी का फाइनेंशियल इशू रहता है ऐसा, तो उस वजह से यहाँ पे देखेंगे कि चार्ल्स लैम जो जी हैं, आखिर उन पे क्या विपत्ति आई थी, है ना। चार्ल्स लैम स्टडीड एट क्रिस्टो हॉस्पिटल स्कूल वेयर ही मेट द फेमस पोएट सैमुअल टेलर कॉलराइज। इट मीन्स सैमुअल टेलर कॉलराइज, एस.टी. कॉलराइज, जो कि लैम ने क्राइस्ट हॉस्पिटल में पढ़ाई तो की, जहाँ पर पढ़ाई करते हुए उनकी दोस्ती एक पोएट से हुई जिनका नाम था एस.टी. कॉलरिज, है ना, एस.टी. कॉलरिज से हुई। इनका करियर कैसा था, तो करियर देखेंगे, ही वर्कड एज अ क्लर्क इन द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर मेनी ईयर्स। हम कहेंगे कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में कई वर्षों तक क्लर्क के रूप में क्या किया था, काम किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है उन्होंने कई वर्षों तक क्लर्क के रूप में काम किया था। ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही कुड नॉट मैरी। देखो, मैंने हमने अभी क्या बताया कि आपको, हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन नहीं है ऐसा। इस राइटर के साथ भी हुआ था जिनका नाम है चार्ल्स लैम। इनके ऊपर फैमिली की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी बच्चों की, इन्होंने शादी ही नहीं की, ये तो देखो। और आगे देखो कि शादी भी नहीं की, और इनकी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो फैमिली की मेंबर थी जो इनकी सिस्टर थी, जिनका नाम था मैरी लैम, है ना। वो क्या है, उनकी दिमाग की हालत नहीं ठीक थी, मेंटल इलनेस थी वो, है ना। और उसी की वजह से वो क्या किए, ना तो शादी की और जीवन भर अपनी बहन की क्या की, मतलब दवा करवाई और उनका देख रेख किया। यही आगे भी आप देखेंगे। His sister Mary Lamb suffered from mental illness. He took care of her all his life. It means that उनकी बहन जो थी, जिनका नाम मैंने बताया मैरी लैम था, मानसिक रूप से बीमार थी, और मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से जो चार्ल्स लैम हैं उन्होंने जीवन भर अपनी बहन मैरी लैम की देखभाल की। अब इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, जो लिटररी वर्क्स हैं, वो क्या क्या थी उसको भी देखेंगे हम। He began writing poems and plays, but he became famous for his essay. उन्होंने कविताएं और नाटक लिखना क्या किया, शुरू किया। कभी भी कोई इंसान तुरंत सक्सेस नहीं पा जाता है, उसको मेहनत करना ही पड़ता है, आपको जैसा कि पता है। तो इन्होंने जब पोएम्स लिखे तो इनको सक्सेस नहीं मिला, जब इन्होंने ड्रामा लिखे तो इनको सक्सेस नहीं मिला, लेकिन जब इन्होंने एसेज लिखना स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये क्या हुए, फेमस हो गए। किसकी वजह से, अपने एस्से की वजह से। His famous works is essay of Elia. मैंने आपको क्या बताया, इलिया ही एक ऐसा एस्से है जिसकी वजह से इनको प्रसिद्धि मिली थी। इनके कुछ फेमस एस्सेज हैं जिनका नाम आता है, जिनका नाम क्या आता है बच्चों, ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन, ओल्ड चाइना, ओल्ड चाइना, द साउथ, द साउथ सी हाउस, द साउथ सी हाउस, माई रिलेशंस, माई रिलेशंस। ठीक है, ये इनके क्या हैं, कुछ फेमस एस्से हैं,
फेमस एशे। ओके बच्चों, यस। अगर हम इनके स्टाइल और लैंग्वेज की बात करें तो स्टाइल लैंग्वेज में देखेंगे कि इनकी जो शैली थी और इनकी जो भाषा थी वो किस प्रकार से थी। तो स्टाइल लैंग्वेज में देखेंगे हम, His essays are personal, emotional, humorous and the full of human values. It means that इनके जो निबंध थे वो व्यक्तिगत थे यानी कि पर्सनल थे, इमोशनल थे यानी कि भावनात्मक थे, हास्यपूर्ण थे और मानवीय मूल्यों से क्या थे, भरपूर्ण थे। ठीक है। ही यूजेस सिंपल एट पोएटिक लैंग्वेज, वे सरल लेकिन काव्यात्मक भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते थे। His स्टाइल इंक्लूड नॉस्टोगिया, इमेजिनेशन एंड इरोनी। कहेंगे कि यहाँ पे कि उनकी जो शैली थी उसमें अतीत की स्मृति छिपी हुई थी, कल्पना छिपी हुई थी और बहुत सारी विडंबना भी होती थी उसमें। अगर इनके हम डेथ की बात करें बच्चों, तो डेथ में हम देखेंगे कि चार्ल्स लैम्ब डाइड ऑन 27 दिसंबर 1834, यानी कि चार्ल्स लैम्ब का निधन कब हुआ था, तो याद करेंगे हम 27 दिसंबर 1834। 27 दिसंबर 1834 को चार्ल्स लैम्ब का डेथ हुआ था। और ये अगर हम बात करें तो ही इज़ रिमेंबर्ड एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट, यानी कि इन्हें क्या किया जाता था, अंग्रेजी निबंधकारों के राजकुमार के रूप में जाना जाता था, याद किया जाता था। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन किस पे बच्चों, तो हम ध्यान देंगे कि हमने आपको क्या बताया कि इनका लिखा हुआ एक एसे है जिसका नाम है न्यू ईयर इवे, और उसी के बारे में हम अब आपको इंट्रो करवाएंगे, है ना। आपके मन में देखते हैं कि क्या चार्ल्स लैम्ब जैसे ख्यालात आते हैं, कुछ सोचें आपकी मिलती हैं उनसे कि नहीं, कुछ थॉट आपकी उनसे मिलती हैं कि नहीं। तो आपको पता है कि दिस ईयर यानी कि 2025 का लास्ट सेकेंड मंथ चल रहा है ये, इसके बाद आपको न्यू ईयर मिलेगा 2026। तो थोड़ी जो थॉट्स है मेरी तो इनसे मिलती है। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरी सोच इनसे मिलती है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस चीज़ को ऐसे में लिख चुके हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा जो सोच है इनसे मिलता है या इनका सोच मेरे से मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस ऐसे से मेरी सोच मिलती है, जो लिखा हुआ है इससे मैं थोड़ा रिलेट कर पाती हूँ। न्यू ईयर इवे, है ना। न्यू ईयर इवे इज वन ऑफ चार्ल्स लैम्ब मोस्ट फेमस पर्सनल एसे फ्रॉम एसे ऑफ इलिया। अगर हम कहें कि न्यू ईयर इवे चार्ल्स लैम्ब के प्रसिद्ध इलिया निबंधों में से ओनली वन है। In this essay, Lamb reflect on his thought and emotion on the eve of the new year. इस निबंध में लैम्ब एक नए साल की पूर्व संध्या पर अपने विचारों और भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ओपनिंग थॉट इसकी कैसी होती है, यानी कि प्रारंभिक विचार कैसे होते हैं, इसको भी देखेंगे। आई एम नेचुरली बी फॉर हैंड साई ऑफ नॉवलिस्ट। इट मीन्स दैट मैं संभवतः नई चीज़ों से थोड़ा झिझकता हूँ। कौन कह रहे हैं, चार्ल्स लैम्ब जी कहते हैं कि जब कोई चीज़ नहीं होती तो उससे मैं घबरा जाता हूँ, झिझक जाता हूँ, शाई हो जाता हूँ। क्यों, ऐसा मेरे अंदर भी आता है। जब नया साल आता है तो देखते हैं कि लोग बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, रात को 11 बजे जग के 12 बजे जग के लोगों को मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पे थोड़ा सा सैड होना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। क्यों प्रकट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, हमें भी पता है कि हमारे जीवन का एक एक दिन कम होता है, हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसलिए दुख का अनुभव करना चाहिए। और यही चीज़ इस एस्से में बताया भी गया है। लैम्ब बिगिंस बाय सेइंग दैट ही डज नॉट लाइक चेंज ऑफ न्यू बिगिनिंग। लैम्ब कहते हैं कि उन्हें बदलाव या नई शुरुआत बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे भी। इसीलिए मैंने क्या कहा है कि जब मैं इसको पढ़ रही थी तभी मुझे ऐसा लगा कि ये जो एस्से है इससे मेरी थॉट्स जो वो थोड़ी मैच करती है। ही डज नॉट सेलिब्रेट द न्यू ईयर लाइक अदर डू। वह नए साल का जश्न दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं मनाते। ये किसकी बात की जा रही है, ये चार्ल्स लैम्ब की बात कही जा रही है। और क्यों दूसरे की तरह नहीं मनाते हैं, इनका कहना ये है, ये अपनी जो मत प्रकट करते हैं वो कहते हैं कि ऑन डेथ एंड लाइफ, जीवन और मृत्यु पर विचार। लैम्ब कॉन्फेसेस दैट ही इज अफेड टू डेथ। लैम्ब स्वीकार करते हैं कि उन्हें मृत्यु से डर लगता है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें मृत्यु से जो है वो डर लगता है। आई एम इन लव विथ दिस ग्रीन ईयर,
मैं इस हरी भरी धरती से प्रेम करता हूँ। कहते हैं कि लैम जी कि मुझे जो है मृत्यु से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं हरी भरी धरती से बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ, स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ। He enjoys life deeply and does not want it to end. वह जीवन को गहराई से पसंद करते हैं और चाहते हैं कि यह समाप्त ना हो। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा डीपली पसंद करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि यह कभी भी एंड ना हो। ऐसा चार्ल्स लैम का कहना है इस एस्से में। He values even the smallest joy of life, like food, books and human company. वह जीवन की छोटी छोटी खुशियों को इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, जैसे भोजन करना, किताबें पढ़ना और लोगों की संगति, है ना। वन टाइम एंड पासिंग ईयर, समय और बीते हुए वर्ष। यहाँ पे बता रहे हैं ये, एज द न्यू ईयर अप्रोच पीपल फील एक्साइटेड बट लैम फील सैड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब नया साल आता है, जब न्यू ईयर आता है, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लैम क्या है, ये उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। क्यों सैड हो जाते हैं? बिकॉज ही रिमेंबर ऑल द ईयर गॉन एंड द पीपल ही लॉस्ट। वे बीते हुए सालों और खोए हुए लोगों को याद करते हैं। जब जो ईयर बीत जाता है, जो लोग हमसे दूर हो जाते हैं, जिससे हमारा डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार याद करते हैं। और आज का ऐसा समय है कि याद करने के साथ साथ स्टेटस ज़रूर लग जाता है, दिखाया जाता है कि हमें इसकी मिसिंग होती है। हम आप सभी करते हैं, ठीक है। No one ever regarded the first of journey with indifference. कोई भी व्यक्ति 1 जनवरी को उदासीनता से नहीं देखता है। ऐसा चार्ल्स लैम का कहना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 1 जनवरी को उदासीनता से नहीं देखता हो। He believes that each new year reminds us we are moving closer to death. यानी कि इनका जो मानना है वो ऐसा मानते हैं कि हर नया साल हमें यह याद दिलाता है कि हम मृत्यु के बड़े करीब जा रहे हैं। जब आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तब आप इस बात को सेलिब्रेशन में भूल जाते हैं कि हमारा जो जीने का दिन है, जो वर्ष है, जो मिनट है, जो घंटे हैं, वो क्षण क्षण कम हो रहे हैं ना। लेकिन फिर भी हम बड़े ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा भी होता है आजकल। हिज लव फॉर लाइफ, जीवन के प्रति उनका प्रेम कैसा था उसको भी बता रहे हैं इस एस्से में। डिस्पाइट being aware of death, Lamb says he loves life too much. It means that मृत्यु के डर के बावजूद भी लैम कहते हैं कि उन्हें जीवन से बहुत प्यार है। ओ माई गॉड, मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ, मेरे पास इसके लिए शायद शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छा एस्से है, शायद इसीलिए ये फेमस हुए थे, है ना। He does want to leave behind the pleasure of life. वे जीवन की सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है। जो आया है वो जाएगा, है ना। It could be content to die if I were not afraid to leave you sweet readers. ये क्या बताते हैं अपने पाठकों को, अपने रीडर्स को, कि मैं मरने के लिए तैयार हो सकता था अगर तुम मुझे छोड़ने का डर नहीं होता। अगर मैं तुम्हें, मतलब जो है मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। अपने पाठकों के लिए बता रहे हैं, कि अपने रीडर्स को बता रहे हैं कि मेरे प्यारे पाठकों, मैं मरने के लिए तैयार तो हो सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें क्या है, मुझे छोड़ने का डर मेरे अंदर नहीं होता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तुम लोगों को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा चार्ल्स लैम का कहना। तो ये इससे बहुत ही बढ़िया थी। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है बच्चों, पहले इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में हम देखेंगे कंक्लूजन में, न्यू ईयर्स इवे इज अ डीपली पर्सनल, इमोशनल एंड फिलोसफिकल एस्से। यानी कि न्यू ईयर ईव जो है वो बहुत ही व्यक्तिगत, भावात्मक और दार्शनिक निबंध है। इट शोज लैम्ब लव फॉर लाइफ, हिज फियर ऑफ डेथ एंड हिज नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट। यानी कि अगर हम कहें, यह लैम्ब के जीवन में प्रेम, मृत्यु, भय और बीते हुए समय की यादों को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है,
ही टीचेज अस टू वैल्यू ईच मोमेंट ऑफ लाइफ, वह हमें जीवन के हर क्षण को महत्व देने की क्या करते हैं, सीख देते हैं। कौन? चार्ल्स लैम्ब जी। अब चार्ल्स लैम्ब का एक और ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्से है जो हम इसी सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है, वो आपके सामने आ रहा है ना, जिसका नाम है द सुपर एनुएटेड मैन, एक वयोवृद्ध आदमी, है ना। इसमें बताया गया है कि एक वयोवृद्ध आदमी, चाहे वो उसका प्रोफेशन कुछ भी रहा हो, या आप अपने निजी जीवन से, अपने फैमिली के जीवन से इसको रिलेट कर सकते हैं। जो ये ऐसे है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको कि ये एक ऐसे पर्सन है, और चार्ल्स लैम्ब ने इनके बारे में ऐसा बताया है बच्चों कि ये एक ऐसे पर्सन है जो सरकारी कर्मचारी हैं। सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता करना होता है, शाम को आके फिर मतलब अपने वर्क में इतना ज़्यादा बिजी रहता है ये इंसान कि इनको छुट्टियों का पता नहीं है कि छुट्टी कब हो रही है, हमें सोना कब है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है या नहीं जाना है, इसी के बारे में। और जब ये रिटायर होते हैं तब इनकी फीलिंग कैसी होती है, जब ये जॉब में होते हैं तब इनकी फीलिंग कैसे होती है, आगे इसी को हम देखेंगे इस एस्से के अंदर। तो चार्ल्स लैम्ब ने एक और एस्से लिखा है जिसका नाम है द सुपर एनुएटेड मैन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका शीर्षक क्या है सुपर एनुएटेड मैन का। सुपर एनुएटेड मैन, it means that the superannuated man means a person who has retired from service due to old age। यानी कि superannuated man का अर्थ है जो व्यक्ति, वह व्यक्ति जो उम्र या लंबी सेवा के कारण नौकरी से सेवानिवृत्त हो गया हो, यानी कि रिटायर्ड हो गया है, उसकी लाइफ कैसी है, और जो सर्विस में है उसकी लाइफ कैसी, मैंने आपको पहले ही बताया इसके बारे में। अब हम इंट्रो करवाते हैं। इंट्रो जब हम करवाएंगे तो देखेंगे कि लैम्ब्स जॉब लाइफ, लैम्ब बता रहे हैं कि जब वो एक जॉब में थे, एक सरकारी कर्मचारी थे, तब उनका जीवन कैसा था, और जब रिटायर हो जाएंगे तब उनका जीवन कैसा रहेगा। लैम्ब्स जॉब लाइफ यानी भूमिका, लैम्ब का नौकरी जीवन कैसा है। ए क्लर्क आई वॉज इन द सर्विस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि बता रहे हैं खुद के बारे में चार्ल्स लैम्ब कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क था। ठीक है, लैम्ब टेल्स अस अबाउट हिज लॉन्ग सर्विस ऑफ ओवर 30 ईयर्स एज अ क्लर्क। लैम्ब बताते हैं कि उन्होंने 30 वर्षों से अधिक समय तक क्लर्क के रूप में सेवा की है। ही डिस्क्राइब हाउ रूटीन एंड टीयरिंग हिज ऑफिस लाइफ वॉज, वह बताते हैं कि उनका कार्यालय जीवन नियमित और थकाऊ था, यानी कि जब जो वर्क कर रहा है उसका जीवन जायज़ सी बात है कि रेगुलरिटी रहेगा और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस वाला भी रहेगा। इम्पैक्ट ऑफ वर्क ऑन लाइफ, काम और जीवन पर क्या असर होता है। काम और जीवन, जब आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुद को बिजी रखेंगे, तो ऐसा होता है, हमारी आपकी लाइफ में भी होगा। आपके घर में जो मतलब फैमिली मेम्बर में लोग हैं, अगर सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप फील कर सकते हैं कि उनकी भी लाइफ में ऐसा ही कुछ होगा। एवरी मॉर्निंग आई हैड टू हरी थ्रो माई ब्रेकफास्ट, यानी कि जब हर सुबह मुझे जल्दी जल्दी क्या करना होता है, नाश्ता करना पड़ता है। He did not have time to enjoy morning or evening। उन्हें सुबह क्या करना होता है बच्चों, उन्हें सुबह और शाम को भोजन यानी कि जीवन का आनंद लेने का भी समय नहीं मिलता। जैसे जल्दी भोजन कर लिए उसका भी आनंद नहीं मिला, सुबह ब्रेकफास्ट किए उसका भी आनंद नहीं मिला। तो ऐसे ये बता रहे हैं चार्ल्स लैम्ब कि सुबह या शाम को जीवन का आनंद लेने का भी समय इनको नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ये एक सरकारी कर्मचारी हैं। He lived like a machine without freedom, यह एक मशीन की तरह जीवन जीते थे जिसमें कोई भी फ्रीडम नहीं होती थी। जैसा एक रोबोट होता है कि उसको कभी भी दिन रात छुट्टी नहीं मिलती, वैसा ये अपने आप को बता रहे हैं कि मेरे भी जीवन में कोई छुट्टी नहीं है। रिटायरमेंट और सरप्राइज रिलीफ, ओ माय गॉड, ये कार्य करते करते अब ऐसा टाइम आ गया कि इनको सेवानिवृत्ति मिल ही जानी है, रिटायरमेंट मिल ही जानी है। माई सर्विस वेयर नो लॉन्गर नीडेड, यानी कि मेरी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं थी। वन डे अनएक्सपेक्टेडली हिज एम्प्लॉयर ऑफर्ड हिम रिटायरमेंट विथ फुल पेंशन, यानी कि एक दिन अचानक उनके नियोक्ता ने उन्हें पूरी पेंशन के साथ रिटायरमेंट दे दी। लैम्ब वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट एज ही वॉज नॉट रेडी, लैम्ब शुरू में हैरान रह गए क्योंकि वह इसके लिए तैयार नहीं थे।
कोई भी जब अपनी नौकरी से रिटायर होता है तो उसे थोड़ी खुशी भी होती है, थोड़ा दुख भी होता है। न्यू लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन। अभी तो बताया कि जब ये रिटायर नहीं हुए थे तब इनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। सुबह का नाश्ता सही से नहीं हो पाता था और सुबह शाम इनको ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कोई सुख ही नहीं है, जीवन का आनंद लेने के लिए मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब चीज़ें बदलेंगी। देखो अब ये कैसा फील करेंगे। नाउ आई नाउ कुड वॉक इन द मॉर्निंग, जब ये रिटायर हो गए तब की फीलिंग्स बता रहे हैं कि अब मैं सुबह घूम सकता था। ओह माय गॉड, कितना अच्छा फील हो रहा होगा ना। स्लोली लैम स्टार्टेड इंजॉइंग हिज न्यू लाइफ, धीरे धीरे लैम ने अपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया रिटायरमेंट के बाद। ही कुड नाउ ईट, स्लीप, वॉक, रीड एंड रिलैक्स फ्रीली, यानी कि अब वे स्वतंत्र रूप से खा सकते थे, सो सकते थे, टहल सकते थे और बुक्स भी पढ़ सकते थे। इट वॉज लाइक अ सेकेंड बर्थ, यह उनका क्या था, दूसरा जीवन था, यह एक दूसरी जन्म की तरह था, उनको ऐसा फील होता था। रिफ्लेक्शन ऑन फ्रीडम, स्वतंत्रता पर विचार। लैम रियलाइज द वैल्यू ऑफ फ्री टाइम एंड सिंपल जॉय, लैम को स्वतंत्र समय और साधारण खुशियों का महत्व समझ में आता है जब ये रिटायर हो जाते हैं। ही कंपेयर हिज न्यू लाइफ टू दैट ऑफ अ स्कूल बॉय ऑन ओकेशन, वह अपने नए जीवन की तुलना छुट्टियों में से एक स्कूली बच्चे से करते हैं। जिस तरह से बच्चे को ओकेशन मिलता है ना, वो बड़ा ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसी प्रकार से चार्ल्स लैम भी आफ्टर रिटायर ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरा भी जो छुट्टी मिला है मुझे, वो किसी वोकेशन से कम नहीं है। इमोशनल कनेक्शन टू पास्ट, अतीत से भावनात्मक जुड़ाव। दो हैप्पी द समटाइम्स मिसेज हिज ऑफिस रूटीन, खुश रहने के बावजूद उन्हें कभी कभी अपने पुराने कार्यालय जीवन की याद आती थी, और अक्सर होता ही है, जिस जिस जगह हम काम करते हैं वहाँ के लोगों की याद हमें कभी ना कभी अचानक से आ ही जाती थी कि हमने भी वहाँ पे वर्क किया था, हमने भी बहुत सारे लोगों से हमारी मित्रता थी, वो लोग कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एक टाइम के बाद याद। आई वॉज नॉट एब्सोल्युटली अ फ्री मैन, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, मुझे कभी कभी यादें सताती थी, ये बात बता रहे हैं चार्ल्स लैम। ही फील्स हाउ डीपली लॉन्ग रूटीन्स कैन बिकम पार्ट ऑफ अस, उन्हें लगता है कि लंबे समय तक की आदतें हमारे जीवन का क्या बन जाती हैं, हिस्सा बन जाती हैं। इज ट्रू। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। हम देखेंगे कि चार्ल्स लैम के बिफोर यानी कि बिफोर कह सकते हैं जॉब के पहले, है ना, जॉब के पहले की लाइफ कैसी थी, जॉब में लाइफ कैसी थी, और आफ्टर रिटायरमेंट यानी कि रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ कैसी थी, तीनों में हमने डिफरेंस थोड़ा थोड़ा करके देखा। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। द सुपरएन्यूएटेड मैन इज अ पर्सनल एंड इमोशनल एसे अबाउट रिटायरमेंट एंड रीडिस्कवरिंग लाइफ। सुपरएन्यूएटेड मैन एक व्यक्तिगत और भावनात्मक निबंध है जो सेवानिवृत्ति और जीवन को दोबारा खोजने की क्या करता है, बात करता है। लैम सेलिब्रेट फ्रीडम, लेजायर एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल मूवमेंट, लैम स्वतंत्रता, खाली समय और छोटी छोटी खुशियों को क्या करते हैं, उत्सव की तरह मनाते हैं। तो ये सेशन बच्चों आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, और अगर आपको इस सेशन का PYQ चाहिए तो उसके लिए भी आपको कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ अब हम क्लास को ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, द एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इसी यूनिट 5 के सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।